नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10। अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा। तो यहाँ पर पाठ दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल भी दिए गए हैं। आप उन्हें हल करना चाहते हैं या कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए है आपने क्या सीखा तो आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ पर यह अभ्यास है। इसमें कुल 21 प्रश्न हैं तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 164। प्रश्न 1, किसी वस्तु पर 7 N का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा 8 M है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर उत्तर है, जब किसी वस्तु के बल की दिशा में s दूरी पर विस्थापित होने पर F बल कार्य करता है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य W है। किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इस तरह से होगा 56J। प्रश्न संख्या 165। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। उत्तर है, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। नंबर 2, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, जब किसी वस्तु के बल की दिशा में s दूरी पर विस्थापित होने पर F बल कार्य करता है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य W का व्यंजक दिया गया है। तो ये है किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर F गुना S। 3.1 J, कार्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, 1 J किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 M विस्थापित कर दे। नंबर 4, बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 N बल लगाती है। जोता गया खेत 15 M लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। उत्तर है, बैलों द्वारा किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित व्यंजक दिया गया है। किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर F गुना D। जहाँ लगा बल F बराबर 140 N है, विस्थापन D बराबर 15 M, W बराबर 140 गुना 15 यानी 2100 J। इस प्रकार खेत की लंबाई को जोतने में 2100 J कार्य किया गया। प्रश्न संख्या 159। प्रश्न 1, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। उत्तर है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित है। कोई वस्तु गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करती है। हथौड़े में निहित गतिज ऊर्जा का उपयोग लकड़ी के लट्ठे में कील ठोकने में किया जाता है। वस्तु के गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की चलाने में किया जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। उत्तर है, यहाँ पर देखिए हल करके दिखाया गया है। आगे है, m 5 M के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 J है।
यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए हल करके दिया गया है। पृष्ठ संख्या 174। प्रश्न 1, शक्ति क्या है? उत्तर है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसके प्रतीक W है। आगे है 2.1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर है 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। नंबर 3, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? तो यहाँ पर इसे हल करके दिखाया गया है। प्रश्न 4, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर है किसी अभिकर्ता की औसत शक्ति का अभिप्राय कुल दिए गए समय में कुल उपयोग की गई ऊर्जा का या किए गए कार्य से होता है। औसत शक्ति बराबर कुल किया गया कार्य बटे दिया गया कुल समय। पृष्ठ संख्या 176। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या नहीं। सुमा एक तालाब में तैर रही है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, एक पवन चक्की कुएं में पानी निकाल उठा रही है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो उत्तर है कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु का विस्थापन बल लगे बल के कारण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। तैरते समय सुमा पानी को पीछे की ओर धकेलने के लिए बल लगाती है, इसलिए पानी के आगे की प्रतिक्रिया के कारण सुमो आगे की दिशा में तैरती है। यहाँ बल के कारण विस्थापन होता है, इसलिए तैरते समय सुमा द्वारा कार्य हो रहा है। बोझा उठाने के दौरान गधा ऊपर की दिशा में बल लगाता है, लेकिन बोझ का विस्थापन आगे की दिशा में होता है। चूंकि विस्थापन बल के लंबवत होता है, इसलिए किया गया कार्य शून्य है। एक पवन चक्की पानी उठाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए कुएं से पानी उठाने में पवन चक्की द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस स्थिति में पौधे की पत्तियों का कोई विस्थापन नहीं होता है, इसलिए किया गया कार्य शून्य है। एक ट्रेन के इंजन को खींचने के लिए बल लगाता है, इससे बल ट्रेन की दिशा में गतिशील हो पाता है, इसलिए ट्रेन में उसी दिशा में विस्थापन होता है। इस प्रकार ट्रेन को खींचने में इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा है। सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अनाज के दानों में कोई गति नहीं होती, इसलिए अनाज के दानों के सूर्य के धूप में सूखने की प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है। पवन ऊर्जा एक पाल नाव को आगे की दिशा में धक्का देने के लिए बल लगाती है, इस प्रकार नाव में बल की दिशा में विस्थापन होता है। इस प्रकार नाव पर पवन द्वारा कार्य किया जा रहा है। नंबर 2, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? इसका उत्तर है पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य केवल ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर निर्भर करता है। ऊर्ध्वाधर विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊंचाइयों के अंतर द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो शून्य है। प्रश्न संख्या 177। नंबर 3, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब एक बल्ब को बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब बल्ब को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह उसे प्रकाश और ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। इस स्थिति में ऊर्जा परिवर्तन को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश जमा ऊष्मा। नंबर 4, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को डैश में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य को परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर इसे हल करके दिखाया गया है। नंबर 5, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य केवल ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर निर्भर करता है, यह वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए गुरुत्व बल के लिए व्यंजक दिया गया है। तो ये हल करके दिया गया है, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। नंबर 6, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। इसका उत्तर है नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक पिंड ऊंचाई से गिरती है तब इसकी क्षितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक पिंड की क्षितिज ऊर्जा में कमी उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता। नंबर 7, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? उत्तर है, साइकिल चलाते समय चालक की पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में तथा साइकिल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा चालक के शरीर के तापमान में वृद्धि करता है, गतिज ऊर्जा साइकिल को वेग प्रदान करता है। इस रूपांतरण को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा। इस रूपांतरण के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नंबर 8, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर है, जब हम एक बड़ी चट्टान को धकेलते हैं तो स्थिर चट्टान के लिए पेशीय ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, साथ ही ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती क्योंकि पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है। प्रश्नों, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो यहाँ पर यह हल किया हुआ है। प्रश्न 10, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मिनट की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसकी स्थित ऊर्जा कितनी है? यह पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर इसे हल करके दिखाया गया है। प्रश्न 11, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी ग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य किया जाएगा, आपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। उत्तर है, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु का विस्थापन उस बल लगे बल के कारण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। यदि बल की दिशा विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य 0 होता है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उपग्रह पर गुरुत्व बल की दिशा उसके विस्थापन के लंबवत होता है, इसलिए उपग्रह पर किया गया कार्य 0 होगा। प्रश्न 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। उत्तर है हाँ, असमान रूप से गतिशील वस्तु के लिए मान लें कि कोई वस्तु स्थिर वेग के साथ गति कर रही है, इस पर लगा नेट बल 0 होगा, लेकिन वस्तु के गति के साथ इसका विस्थापन भी होता है। इस प्रकार किसी बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। नंबर 13, कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। उत्तर है, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु का विस्थापन उस पर लगे बल के कारण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जब कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर रखता है तो उस भूसे के गट्ठर में कोई विस्थापन नहीं होता, फिर भी गुरुत्व बल भूसे के गट्ठर पर कार्य कर रहा है, मनुष्य उस पर कोई बल नहीं लगा रहा है। इस प्रकार बल की अनुपस्थिति में उस मनुष्य द्वारा भूसे के गट्ठर पर किया गया कार्य 0 है। प्रश्न 14, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वॉट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? तो यहाँ पर यह दिया गया है। प्रश्न 15, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है, इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए।
गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? इसका उत्तर है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप से स्थानांतरण हो सकता है। एक लोलक के दोलन पर विचार करते हैं। जब एक लोलक अपने मध्य स्थिति P से किनारे की स्थिति A अथवा B की तरफ गति करता है तो उसकी ऊंचाई मध्य स्थिति P से बढ़ जाती है। इस बिंदु पर गोलक की गतिज ऊर्जा पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तथा गोलक में केवल स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। जैसे ये बिंदु P की ओर गति करता है इसकी स्थितिज ऊर्जा घटते जाते हैं। उसी के अनुसार गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि गोलक बिंदु P पर पहुंचता है इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तथा गोलक में केवल गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। यही प्रक्रिया लंबे समय तक दोहराई जाती है जब तक यह लोलक दोलन करता है। गोलक हमेशा दोलन नहीं करता है, यह विराम अवस्था में आ जाता है क्योंकि वायु प्रतिरोध के कारण इसकी गति रुक जाती है। घर्षण दूर करने के लिए लोलक में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और कुछ समय बाद यह रुक जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है क्योंकि घर्षण को नियंत्रित करने के लिए लोलक द्वारा लुप्त ऊर्जा उसके आसपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार लोलक तथा आसपास की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नंबर 16 प्रश्न, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विराम अवस्था में आ जाए? यहाँ पर इसे हल किया गया है। अब है प्रश्न 17, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर यह सवाल किया गया है। हल, प्रश्न 18, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। स्थिति 1, इस स्थिति में गुटके पर कार्य कर रहे बल की दिशा विस्थापन के लंबवत है, इसलिए गुटके पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। स्थिति 2, इस स्थिति में गुटके पर कार्य कर रहे बल की दिशा विस्थापन की दिशा में है, इसलिए गुटके पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। स्थिति 3, इस स्थिति में गुटके पर कार्य कर रहे बल की दिशा विस्थापन के विपरीत दिशा में है, इसलिए गुटके पर बल द्वारा कार्य ऋणात्मक है। प्रश्न 19, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। ऐसा तभी होता है जब सभी एक दूसरे के विपरीत होती हैं तथा एक दूसरे को निरस्त करती हैं, जिस कारण वस्तु पर कार्य कर रहा नेट बल शून्य हो जाता है। एक समान गति कर रहे वस्तु के लिए वस्तु पर कार्य कर रहा नेट बल शून्य होता है। इस प्रकार वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है, इसलिए सोनी का कथन सत्य है। प्रश्न 20, 4 युक्तियां जिनके प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा में परिकलित कीजिए। ये हल करके दिया गया है। प्रश्न 21, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? उत्तर है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से धरती पर गिरता है इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। धरती तक पहुंचते ही उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही वस्तु की टक्कर कठोर धरती से होती है उसकी सारी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह धरती की प्रकृति तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा की मात्रा के आधार पर सतह में गड्ढा भी कर सकता है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? उत्तर है डी, यानी पुस्तक ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना। प्रश्न 2, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है बी, भोजन द्वारा। प्रश्न 3, कार्य किसे कहते हैं? उत्तर है ए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। प्रश्न 4, किसी वस्तु पर 5N बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2M विस्थापित होती है तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा? इसका उत्तर है बी, 10 जूल। प्रश्न 5, कार्य का मात्रक क्या है? इसका उत्तर है
न्यूटन मीटर और वॉट, जूल। प्रश्न 6, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? उत्तर है डी, वस्तु की प्रारंभिक वेग। प्रश्न 7, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य बी, धनात्मक होता है। प्रश्न 8, कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की, इसका सही उत्तर है बी, हानि। प्रश्न 9, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होता है? उत्तर है डी, 18 डिग्री। प्रश्न 10, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? इसका उत्तर है सी, बांधों के पीछे जमा किया हुआ पानी। प्रश्न 11, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? उत्तर है बी, वॉट। प्रश्न 12, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मिनट प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका उत्तर है बी, 120 जूल। प्रश्न 13, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ए। प्रश्न 14, निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? उत्तर है सी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी। प्रश्न 15, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर है सी, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। प्रश्न 16, जब जलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो डी, गतिज ऊर्जा 4 गुना। प्रश्न 17, 20 किलोग्राम की किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 49,001 की ऊर्जा लगाई जाती है? उत्तर है डी, 25 एम। प्रश्न 18, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? उत्तर है सी, गतिज ऊर्जा जमा स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 ध्वनि पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।